हेलो स्टूडेंट, मैं मजीद सर। आज हम लोग 10वीं कक्षा का हिंदी का सेट दूसरा को सोल्व करेंगे। सेट 2 आज सोल्व करेंगे। जैसे पहले वीडियो में मैंने बता दिया था कि गद्यांश जो होगा उसे पहले पढ़ लीजिएगा, तब आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। वीडियो कॉपी कलम तैयार रखिए और नोट करना शुरू कीजिए जल्दी जल्दी। पहला प्रश्न है, स्वावलंबन का क्या अर्थ है? स्वावलंबन का अर्थ होता है अपना सहारा स्वयं बनना। जो अपने सहारा खुद बनते हैं इसको स्वावलंबन बोलते हैं। परावलंबी कैसे लोग होते हैं? तो परावलंबी का मतलब पर यानी दूसरे पर आश्रित रहने वाले लोग को परावलंबी कहते हैं। यानी आंसर हो गया ए। दूसरा का आंसर होगा ए। तीसरा आंसर क्वेश्चन है, परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? तो परावलंबी यानी दूसरे पे अधीन बन के रहते हैं, यानी आश्रय देने वालों के अधीन बन के रहते हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए, आश्रय देने वालों के। अगला प्रश्न है 4, दुख, पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? तो ये आत्मनिर्भर व्यक्ति ही समझ सकते हैं, जो खुद पे निर्भर हैं। तो 4 का आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है? तो व्यक्तित्व जीवन पशु और कीड़े मकोड़े के समान होता है। तो इसका आंसर होता है बी, यानी 5 का बी। सिक्स नंबर है, पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है? तो जो बाधाओं से घबराते नहीं, उनके बारे में, वैसे लोगों के बारे में संकेत किया गया। तो 6 का आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, दुख आने पर कौन घबराते हैं? तो दुख आने पे वही घबराते जो मेहनती नहीं होते हैं। आंसर होगा बी। 7 का आंसर होगा बी। 8वां प्रश्न, समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? समय आने पे वो शेर का भी सामना कर लेते हैं। तो 8 का आंसर होता है सी। 9 नंबर प्रश्न है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लोहे का चने चबाना बहुत कठिन काम है, यानी कठिनाइयों को झेलना। इसका आंसर होता है डी। 9 का आंसर होगा डी। 10 नंबर, वीर शब्द का विलोम क्या है? यानी वीर का विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो वीर का उल्टा होता है कायर। आंसर होगा बी। 10 का आंसर बी। अगला प्रश्न व्याकरण से है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो सोहन देर तक सोता है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है। तो 11 का होगा ए, सोहन देर तक सोता है। 12वां प्रश्न, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, यानी किसमें अकर्मक क्रिया है लगाया हुआ? तो जैसे बच्चे खेले खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? केले। लड़का पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र। वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। ये तीनों सकर्मक क्रिया है, लेकिन बच्ची सो रही है, ये अकर्मक क्रिया है। तो आंसर हो गया 12 का ए। 13, इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो ए में है मामूली। तो मामूली को भी हम लोग आम बोलते हैं, कि आम आदमी, मामूली आदमी। आम का फल भी है। और साधारण को भी, साधारण यानी मामूली, लेकिन इमली को आम नहीं कहा जा सकता, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। 13 का डी। 14 नंबर प्रश्न, यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति अव्ययभाव समास है। तो 14 का होगा ए। 15 नंबर प्रश्न, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, वह कौन सा समास होता है? वहाँ कौन सा समास होता है? ये तत्पुरुष समास होता है। तो 15 का हो गया ए। 16 नंबर प्रश्न, प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, किस समास का उदाहरण है?
तो ये प्रधान है जो अध्यापक, ये हो गया कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे। रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? तो किसान हल चलाएंगे ये डिपेंड कर रहा किस पे? बारिश होने पे। तो इस तरह में ये आश्रित वाक्य तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये मिश्र वाक्य में आएगा, क्योंकि दो वाक्य है एक दूसरे पे आश्रित है। इसीलिए अगर खाली हम बोलते किसान हल चलाएंगे तो आश्रित वाक्य होता है, क्योंकि ये आश्रित है जब बारिश होगी। तो इसका आंसर होगा मिश्र वाक्य, यानी 17 का होगा डी। 18 नंबर प्रश्न, जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वो क्या कहलाता है? तो इसका पिछला सेट में हम लोग सेट 1 में देखे थे कि वैसे शब्द को हम लोग समुच्चय बोधक बोलते हैं, जो दो उपवाक्य या दो उपवाक्यों के दो अव्यय को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक। उसमें सेट 1 में उसका आंसर था अथवा। तो इसका आंसर है 18 का आंसर होगा बी, समुच्चय बोधक होना चाहिए। 19 नंबर प्रश्न है, कर्तरी वाच्य के वाक्यों में कर्ता की कार्य की, तो कर्तरी में कर्ता के कार्य की ही प्रधानता होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 19 का ए। 20 नंबर प्रश्न में, लड़कियां सो रही है, यह वाच्य का कौन सा भेद है? तो लड़कियां सो रही है ये कर्तरी वाच्य का भेद है। इसका भेद है, वाच्य का कौन सा भेद है? कर्तरी वाच्य। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो ये जो है फसल कविता से ली गई है, यानी ए, 21 का ए। 22 नंबर प्रश्न, फसल किसका जादू है? तो फसल नदियों के पानी का जादू है। तो 22 का होगा ए। 23 नंबर प्रश्न, फसल किसका रूपांतरण है? तो फसल सूरज के किरणों का रूपांतरण है। 23 का होगा आंसर ए। 24 नंबर प्रश्न है, फसल किसका गुणधर्म है? इसका भी आंसर होगा ए, फसल मिट्टी का गुणधर्म है। 25 नंबर प्रश्न, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? ये कविता ए होगा, उत्साह से ली गई है। उत्साह कविता में आए निदाघ शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है अत्यधिक गर्मी। आंसर होगा ए। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया? तो गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा था। क्वेश्चन नंबर 28, 27 का सी। और क्वेश्चन नंबर 28, गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई? तो गोपियों की दशा हारिल पक्षी से समान हो गई। अगला प्रश्न है 29 नंबर, प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? ये नेताजी का चश्मा से लिया गया, यानी 29 का होगा ए, नेताजी का चश्मा। पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था? 30 नंबर का प्रश्न है, पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था? तो पान ठूस के रखा था। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी। 31 नंबर प्रश्न, पान वाला कैसा आदमी था? तो पान वाला काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था, बी। 31 का बी। 32 नंबर प्रश्न, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो इसका आंसर होगा कैप्टन। कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता था। 32 का ए। 33 नंबर प्रश्न, बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? तो इसका आंसर होगा बी, कबीर दास को। वो कबीर दास को साहब मानते थे, साहब कहते थे। 34 नंबर प्रश्न, पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? तो इसका आंसर होगा पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश दिया। आंसर होगा बी, 34 का बी। 35 नंबर प्रश्न,
बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा खेती बाड़ी था। गांव के लोग ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी था। 35 का सी। 36 नंबर प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो बाल गोविंद भगत का एक ही बेटा था जो भोंदा था, यानी बी, इकलौता बेटा था। 36 का बी। 37 नंबर प्रश्न है, माता लेखक को क्या सान कर खिलाती है? तो जब आप पढ़िएगा इसमें तो समझ में आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ दही भात, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दही भात। खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे? तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसमें लिखा है तुम राजा हो जाओ खेलो, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, अब तुम राजा हो जाओ खेलो। 38 का होगा सी। 39 नंबर का प्रश्न है, लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने जाते थे? चलिए फिर देख लेते हैं। लेखक काठ का घोड़ा यानी लकड़ी का घोड़ा लेकर खेलने जाते थे, तो इसका आंसर होना चाहिए काठ का घोड़ा, डी। 39 का होगा डी, लकड़ी का घोड़ा, काठ का घोड़ा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, जो आखिरी प्रश्न है, इस गद्यांश में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं? तो पढ़ लीजिएगा ऊपर में। इसमें सी यानी तोता, मैना, कबूतर, हंस और मोर आदि पंछियों के नाम आए हैं, वो मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ देखिए, तोता, मैना, कबूतर, हंस और मोर। तो इस तरह से ये सेट 2 भी कंप्लीट हो गया। अगला सेट मैं जल्दी डालूँगा, अपलोड कर दूँगा जल्दी। तब तक लिए गुड बाय।